Hello, good evening, dear students. So we'll take up a very important topic in the economy today, and the topic is inflation. और इकोनॉमी अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हो जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि GS1 से लेके GS4 तक, GS1, GS2, GS3, GS4 चारों ही टॉपिक्स में इकोनॉमी के कुछ ना कुछ टॉपिक्स जरूर मेंशन किए हुए हैं. इनफैक्ट इवन इन GS4 आप बात करते हैं एथिक्स की, जहाँ पे एथिक्स में भी अगर हम देखें तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक टॉपिक दिया हुआ है, और वो पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर आप पढ़ते तो इकोनॉमी में ही है ना. तो उसी इकोनॉमी से हम एक छोटा सा टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स ऑफ इकोनॉमी, है ना. तो और काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज को हम समझने की आज कोशिश करेंगे इसके अंदर, एंड द टॉपिक इज इन्फ्लेशन. अब इन्फ्लेशन होता क्या है ना. हम तो इसको बहुत ही आम भाषा में, साधारण भाषा में कह देते हैं महंगाई. लेकिन ये महंगाई मेजर कैसे की जाती है, किन किन तरीके के इन्फ्लेशन होते हैं, डिफ्लेशन क्या होता है, और ये सारी जो भी रिलेटेड टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्हीं को ही आज हम इस क्लास में समझने की कोशिश करेंगे. अगर हम बहुत ही सिंपल इन्फ्लेशन को डिफाइन करने की कोशिश करें तो गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइसेस में जो एक स्टेडी या फिर एक सडन इंक्रीज आए, एक राइज आए उन जनरल प्राइसेस में, तो उसी को हम इन्फ्लेशन कह देते हैं, है ना. एंड देयर इज ऑल्सो अ टर्म विच इज कॉल्ड इन्फ्लेशन रेट. जिस रेट पे ये प्राइसेस राइज करें, इसको हम इन्फ्लेशन रेट कह देते हैं. अभी हम बहुत ही एक ट्रेंडिंग एग्जांपल ले लेंगे, फॉर एग्जांपल टोमेटोज. ये टोमेटोज अगर हमें लास्ट ईयर 100 रुपीज पर केजी मिल रहे थे, इस साल अगर ये मिल रहे हैं 120 रुपीज पर केजी, तो हम ये कह देंगे कि देयर वाज अ ट्रेंड ऑफ इन्फ्लेशन इन द टोमेटोज, है ना. और अगर यहीं पे हम इसी को ही अगर रेट में निकालने की कोशिश करें तो वी विल से कि 20% वाज द इन्फ्लेशन रेट. ठीक है, बहुत ही सिंपल भाषा में हमने इसको समझने की कोशिश की है कि गुड्स हमने ले लिया, क्या ले लिया, गुड्स टोमेटोज. उस गुड्स का हमने एक जनरल प्राइस देखा, दैट वाज 100 रुपीज पर केजी. ये अभी बढ़ के अगर 120 रुपीज पर केजी हो गया है, तो हम कहेंगे कि टमाटर का भाव 100 रुपए से बढ़ के 120 हो गया है, एंड 20 रुपीज का उसमें इन्फ्लेशनरी गैप आ गया है, और 20% का इन्फ्लेशनरी राइज आ गया है उसके प्राइसेस में. तो इसको हम कहते हैं साधारण भाषा में इन्फ्लेशन. ठीक है, तो अभी अगर मैं यहाँ पे, अगर यही टोमेटो वाला एग्जांपल आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है, और अभी मैं यहाँ पे एक छोटा सा टर्म लिख दूंगा इधर, +20%, कि हमने इन्फ्लेशन को कैसे समझा कि टोमेटोज के प्राइसेस में 20% का इंक्रीज आया, दैट वाज इन्फ्लेशन. ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम चलें, या नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पे अगर हम चलें, दैट इज डिफ्लेशन. अभी डिफ्लेशन कब होता है? डिफ्लेशन का मतलब ये है कि जब ये जो इन्फ्लेशन रेट है ये 0% के नीचे चली जाए. फॉर एग्जाम्पल, यही 100 रुपीज के जो टोमेटो हमें मिल रहे थे लास्ट ईयर, ये अगर हमें 90 रुपीज में मिलने लगे, तो यानी कि इसके जो प्राइसेस हैं वो जनरल प्राइसेस में अभी राइज नहीं हुआ है. जनरल लेवल ऑफ प्राइसेस में देयर इज अ फॉल ऑब्जर्व्ड इन द प्राइसेस. और मान लीजिए कि अगर ये 100 रुपए में मिलने वाले टमाटर हमें 90 रुपए के मिले, तो हमारे यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि -10% का डिक्रीज हुआ है प्राइसेस में. दिस विल बी टर्म्ड एज डिफ्लेशन. इसको हम कहेंगे डिफ्लेशन. -10%, जो भी ओरिजिनल प्राइसेस थे, अगर उससे 10% कम प्राइस पे आपको मिल रहा है पहले के मुकाबले, तो इसको हम डिफ्लेशन कह देते हैं. अब बहुत बच्चे इस टर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं डिसइंफ्लेशन में, कि व्हाट इज डिसइंफ्लेशन, कि डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में कोई डिफरेंस है या नहीं. तो इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, एक खाली स्पेस लेके. एक सेकेंड, चलिए देखिए, हम लास्ट ईयर का ही एग्जांपल लेके चलेंगे. सपोज देयर वाज 2022, और 2022 के अंदर टोमेटो के प्राइसेस थे सपोज 100 रुपीज पर केजी. ये अगर बढ़ के हो जाए 120, तो हम बोलेंगे कि 20% का इंक्रीज आया है प्राइसेस में. इंक्रीज आया है तो हमने इस टर्म को क्या नाम दे दिया? दिस इज इन्फ्लेशन. ठीक है, दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल एंड द फर्स्ट टर्मिनोलॉजी वी स्टडी. सेकेंडली, हम वही सेम लेंगे, 2022 ही है, प्राइस 2022 में 100 रुपीज पर केजी ही था, लेकिन वो अभी घट के अगर वो हो जाए 90 रुपीज पर केजी, तो हम क्या कहेंगे कि 100 रुपीज से 90 रुपीज, यानी कि -10 रुपीज का प्राइस में डिफरेंस आ गया है, एंड देयर इज अ डिक्रीज ऑफ 10% इन द प्राइसेस. तो हम इस टर्म को क्या कह देते हैं? डिफ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन का बिल्कुल अपोजिट, देयर वाज अ राइज इन द प्राइसेस एंड देयर इज अ फॉल इन द प्राइसेस. इसको हम इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के तौर पे टर्म कर देते हैं. ठीक है, थर्ड जो हमारी टर्म आती है डिसइंफ्लेशन. डिसइंफ्लेशन में आप ये समझेंगे कि यहां पे बस पेस में डिक्रीमेंट आपको देखने को मिलता है, एक डिक्रीज देखने को मिलता है, इसमें कम नहीं होते हैं प्राइसेस. इसको कैसे हम समझेंगे? फॉर एग्जाम्पल 2022 में हमने देखा कि 100 रुपीज पर केजी, फर्स्ट वाला एग्जाम्पल अगर हम लें, ये वाला एग्जाम्पल अगर हम लें,
आज हमें वो टमाटोज मिल रहे हैं 120 रुपीज पर केजी, तो कितना इंक्रीज आया, 20% का इंक्रीज आया। ठीक, अब ये मान लो 120 से कम हो जाए और ये 110 रुपीज पर केजी हो जाए, है ना, 110 रुपीज पर केजी हो जाए, तो अगर हम बेस ईयर लेके चल रहे हैं उसके हिसाब से देखिए तो देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 10%, यानी कि इन्फ्लेशन तो अभी भी बरकरार है, इन्फ्लेशन तो अभी भी बरकरार है, लेकिन जो इन्फ्लेशन हो गया था अब उससे जो है रेट में कमी आने की यहां पे शुरुआत हो चुकी है, तो इसको हम डिसइंफ्लेशन कह देते हैं। ये क्या है, कुछ नहीं है, जो भी आपका इन्फ्लेशन है अगर वो टेम्परेरीली स्लो हो जाए तो इसको हम डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, डिफ्लेशन और डिसइंफ्लेशन में अंतर यह है कि डिफ्लेशन का मतलब होता है मंदी, आर्थिक मंदी, है ना, डिफ्लेशन का मतलब होता है आर्थिक मंदी, जहां पे जो भी बेस ईयर के प्राइसेस थे उससे अगर प्राइसेस कम चले जाएं। और डिसइंफ्लेशन का मतलब है कि इन्फ्लेशन का बस जो रेट है या जो पेस है वो अगर स्लो हो जाए तो उसको डिसइंफ्लेशन बोलते हैं। आई होप ये तीनों टर्म्स आप लोगों को क्लियर होंगी। डिसइंफ्लेशन और डिफ्लेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनको गलत करके आते हैं। चलिए और आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो आपकी टर्म आती है लोफलेशन। लोफलेशन का मतलब है जब डिफ्लेशन, डिफ्लेशन का मतलब आप समझ गए ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम वही उसी एग्जांपल से समझते रहेंगे बार बार कि 2022 था एंड द प्राइस वाज 100 रुपीज पर केजी। अब सपोज 2023 टमाटर हो गए 90 रुपीज पर केजी, 2024 द प्राइसेस वर 80 रुपीज पर केजी। तो अगर आप देखें तो देयर इज अ कांस्टेंट ट्रेंड ऑफ डिफ्लेशन। अगर यही ट्रेंड ऑफ डिफ्लेशन एक लंबे समय तक कंटिन्यूड रहे तो इसी को हम क्या कह देते हैं, लोफ्लेशन। ये बहुत ही नया टर्म है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2014 में ही ये टर्म दिया था फॉर यूरोपियन कंट्रीज। लोफ्लेशन का मतलब सिंपली क्या होगा, जहां पे डिफ्लेशन एक बहुत लंबे समय तक बना रहे, इसी को हम क्या कह देते हैं, लोफ्लेशन कह देते हैं। ठीक है, ऐसी बहुत सारी टर्म्स आपको अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस आती जाती रहती हैं। ये ऑल्दो आपको जो रूटीन टेक्स्ट बुक्स हैं वहां पे नहीं मिलेगा लोफ्लेशन, लेकिन फिर भी ये टर्म न्यूज में मेंशन था तो मुझे थोड़ा सा जरूरी लगा आप लोगों को बताना। चलिए अब देखो, अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं और एडम स्मिथ को नहीं जानते, अगर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं जॉन मेनार्ड कीन्स को नहीं जानते, तो ये बिल्कुल वैसा ही है कि आप क्रिकेट देखते हो और सचिन तेंदुलकर या विराट कोहली को नहीं जानते। तो द विराट कोहली ऑफ इकोनॉमिक्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, उनकी एक बहुत ही पॉपुलर किताब थी जिसकी वजह से आज जो सारा आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स या मैक्रो इकोनॉमिक्स की बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज बेस्ड हैं, दैट बुक वाज जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। और वहां पे उन्होंने पहली बार एक आइडिया डिस्कस किया था, द आइडिया ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इसी जनरल प्राइस लेवल के प्राइस जब ऊपर चला जाता है तो उसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, इसी से जब वो प्राइस नीचे चला जाता है तब उसको हम डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरल प्राइस लेवल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो जॉन मेनार्ड कीन्स ने अपनी बुक जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी के अंदर दिया था। वहां पे इन्होंने क्या बोला कि देखो, किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अगर हम प्राइसेस को देखें ना, तो क्या चीज है जो इन प्राइसेस को कंडक्ट करती है, इसको आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। हम ये एक खाली स्पेस ले लेते हैं इसके लिए। देखिए, आप इसको ऐसे समझे, आप सभी लोग डिमांड एंड सप्लाई को समझते हैं। हम एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेंगे। सपोज यहां पे देयर आर टू पीपल, तीन लोग हैं मान लेते हैं, एक है राजू, दूसरे हैं श्याम और तीसरे हैं बाबू। ये तीनों भक्तजनों को एक बिस्किट का पैकेट खाना है। They all need a packet of biscuit and that packet of biscuit costs 10 rupees. ठीक, अब ये यहां पे अगर हम बात करें तो what is the supply of the biscuit? Supply is 1 and demand कितनी है इन बिस्किट्स की? The demand is 3 पैकेट्स ऑफ बिस्किट। यहां पे 3 पैकेट्स की डिमांड है, तो जितनी डिमांड है यहां पे उस डिमांड के मुकाबले यहां पे सप्लाई नहीं है। तो अब होगा क्या कि ये तीनों लोग इस बिस्किट का पैकेट एक्वायर करने के लिए ज्यादा प्राइस ऑफर करेंगे। सपोज तीनों ही बहुत भूखे हैं और बोले कि हम आपको इस 10 रुपए के पैकेट के बिस्किट के बदले 12 रुपए देंगे, ये पैकेट आप मुझे दे दो। ये शाम बोलेगा 12 के मैं 15 देता हूं, बाबू बोलेगा 15 नहीं मैं 20 देता हूं। तो इन्होंने क्या किया, क्योंकि देयर वाज लिमिटेड सप्लाई और डिमांड एक्सीड कर गई थी, तो यहां पे ये शॉपकीपर भी अपना प्रॉफिट जनरेट करेगा, बोलेगा कि मेरे को 25 रुपए का दूंगा, ये बिस्किट लेना है तो लो वरना बाढ़ में जाओ। तो जहां पे डिमांड ने सप्लाई को एक्सीड किया, वहां पे आपने देखा कि जो जनरल प्राइस था, जो जनरल प्राइस लेवल था, उससे ज्यादा प्राइस ऑफर भी किया गया और उससे ज्यादा प्राइस में उस ऑब्जेक्ट को सेल भी किया गया।
तो इस डिमांड और सप्लाई के मिसमैच होने की वजह से जनरल प्राइस लेवल में ऊंचाई या नीचाई आती है, उसमें बढ़ोतरी होती है या फिर वो कम हो जाता है। यही कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे जॉन मेनार्ड कीन्स जब उन्होंने अपना कॉन्सेप्ट दिया था जनरल प्राइस लेवल का। ठीक है, तो जॉन मेनार्ड कीन्स ने क्या कहा, उन्होंने एक बहुत ही सिंपल सी थ्योरी दी कि जब इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, जब इकोनॉमी एक इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाए, अब ये इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम क्या होगा इसको आप ध्यान से समझेंगे। इक्विलिब्रियम समझ आता है आप लोगों को, आपने साइंस में पढ़ा होगा, जहां पे किसी भी तरीके का चेंज बिल्कुल टोटली रुक जाए, चाहे वो फिजिकल चेंज है चाहे वो केमिकल चेंज है, या अगर ये चेंजेस कंप्लीटली रुक जाते हैं तब उसको हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ऐसा होता कब है, ऐसा जब होता है जब जो भी फैक्टर्स थे जिनकी वजह से वो चेंज हो रहा था, अगर वो फैक्टर्स ही अपने आप में खत्म हो जाएं तो दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम। और इकोनॉमी के अंदर ये कब होता है, इकोनॉमी के अंदर ये तब होता है व्हेन देयर इज, तीन कंडीशंस हैं, आप इसको समझेंगे। पहली कंडीशन है कि जब इकोनॉमी फंक्शन कर रही हो विदाउट एनी एक्सटर्नल फैक्टर्स अफेक्टिंग, कि ऐसा कोई भी रैंडम एक्सटर्नल फैक्टर वहां पे अवेलेबल ना हो, वो इकोनॉमी को इंपैक्ट नहीं कर रहा हो। दूसरा फैक्टर क्या था कि ये जो इकोनॉमी है इट इज वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट, कि जब इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे फंक्शन कर रही हो। और तीसरा फैक्टर क्या था कि जब जो एग्रीगेट डिमांड है, यानी कि टोटल डिमांड है जो इकोनॉमी की, एग्रीगेट डिमांड मीट्स द एग्रीगेट सप्लाई, जब ये तीन कंडीशंस साइमल्टेनियसली फुलफिल होती हैं तब आप इसको कहते हैं कि देयर इज इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम, कि कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर इकोनॉमी को नेगेटिवली या पॉजिटिवली इंपैक्ट ना कर रहा हो। दूसरा, इकोनॉमी फुल एम्प्लॉयमेंट पे फंक्शन कर रही हो। और तीसरा, जो एग्रीगेट डिमांड है वो एग्रीगेट सप्लाई को इक्वेट कर जाए, इक्वल हो जाए, तब हम कहते हैं कि इकोनॉमी इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम पे फंक्शन कर रही है। ऐसे में ये जो प्रोडक्ट्स होंगे, वो प्रोडक्ट्स कैसे हो सकते हैं, गुड्स हो सकते हैं या फिर सर्विसेज हो सकती हैं। इनका जो प्राइस ऐसे कंडीशन में मेंटेन किया जाता है उसी को बोला जाता है जनरल प्राइस लेवल। यानी कि ये जो जनरल प्राइस लेवल हम इन तीनों फैक्टर्स के बाद में निकालते हैं, इसी को हम क्या कह देते हैं, जनरल प्राइस लेवल। एंड दिस जनरल प्राइस लेवल इज जनरली टेकन एज अ बेंचमार्क टू स्टडी इन्फ्लेशन। ठीक है, ये जनरल प्राइस लेवल को ही हम एक बेंचमार्क की तरह देखते हैं, जिसी को हम इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन कह देते हैं। इस जनरल प्राइस लेवल से अगर प्राइसेस बढ़ जाएं तो हम उसको इन्फ्लेशन कह देंगे, उससे प्राइस अगर नीचे चला जाए तो हम उसको डिफ्लेशन कह देते हैं। ठीक है, चलिए, तो आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ये जो जनरल प्राइस लेवल से हमने देखा, दो टर्म्स यहां से निकल के आती हैं, एक टर्म आती है इन्फ्लेशनरी गैप और दूसरी टर्म आती है डिफ्लेशनरी गैप। इसको ध्यान से समझेंगे। वही 100 रुपीज वाला एग्जांपल लें, ये 100 रुपीज था जनरल प्राइस लेवल, इससे कम होके प्राइस आ गए 80 रुपीज, तो जनरल प्राइस लेवल में और सेलिंग प्राइस में गैप आ गया है। अगर ये गैप कम ले जाता है प्राइस को तो हम उसको कह देते हैं डिफ्लेशनरी गैप। और अगर 100 रुपीज जो हमने जनरल प्राइस लेवल रखा हुआ था टोमेटोज का, अगर उससे बढ़ के 120 चला जाता है तब हम उसको कह देते हैं इन्फ्लेशनरी गैप। ये जो प्राइस में गैप आया है, दिस गैप इज इन्फ्लेशनरी गैप। और यहां पे ये जो गैप आया है, दिस प्राइस इज कंसिडर्ड एज अ डिफ्लेशनरी गैप। इसके क्या क्या कॉजेज होते हैं हम उनको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट है या अंडर एम्प्लॉयमेंट भी अगर है तो लोगों के पास उतना पैसा नहीं होगा, अगर पैसा नहीं होगा तो वो ऑफर नहीं करेंगे गुड्स या सर्विसेज के लिए, और अकॉर्डिंगली फिर फर्दर आप देखते हैं कि उनके पास पैसा नहीं होगा तो प्राइस जो है अपने आप ही चीजों का नीचे आ जाएगा। इस अंडर एम्प्लॉयमेंट की वजह से क्या होता है, लैक ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कि जितना कम पैसा होता है लोग उतनी ही कम डिमांड करते हैं एक इकोनॉमी में, और जितनी कम डिमांड होगी उसके उतने प्राइसेस कम चले जाएंगे। फिर ऐसे में क्या किया जाता है, गवर्नमेंट क्या करती है, यहां पे गवर्नमेंट फिर अपने फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज को थोड़ा सा इजी करती है, एक्सपेंशनरी पॉलिसीज अपनाती है। ये एक्सपेंशनरी पॉलिसीज क्या होती हैं हम इनको फर्दर आगे के बैंकिंग वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे। गवर्नमेंट और स्पेंडिंग करने की कोशिश करेगी, स्पेंडिंग करेगी तो टैक्स रेट्स कम किए जाएंगे, टैक्स रेट्स कम किए जाएंगे तो फर्दर इंटरेस्ट रेट्स कम होंगी, और अकॉर्डिंगली फिर जो है इन्फ्लेशनरी गैप को भरने की कोशिश की जाएगी। ये इन्फ्लेशनरी गैप कब आ जाता है, जब ओवर एम्प्लॉयमेंट। ओवर एम्प्लॉयमेंट का मतलब है कि जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आने लगे
उस ओवर एम्प्लॉयमेंट की वजह से डिमांड की एक्सेस हो जाएगी, फिर इस डिमांड को रोकने के लिए, खत्म करने के लिए क्या किया जाएगा, रिस्ट्रिक्टिव फिस्कल या मॉनेटरी पॉलिसीज लगाई जाएगी, गवर्नमेंट पैसा कम खर्च करना शुरू कर देगी, टैक्सेस को बढ़ा दिया जाएगा और इंटरेस्ट रेट्स को हाई कर दिया जाएगा, ताकि लोगों के हाथ में लिक्विडिटी की जो अवेलेबिलिटी है वो पहले के मुकाबले कम हो जाए, और जो वो पैसा ऑफर कर रहे थे वो उनके पास ना हो ऑफर करने के लिए। बहुत ही लेमन लैंग्वेज में हमने इसको गैप्स को समझने की कोशिश की है, लेकिन आप लोगों को जो बेसिक टर्म्स है वो समझ आ गई होंगी, डिफ्लेशनरी गैप और इन्फ्लेशनरी गैप। अगर आपके जनरल प्राइस लेवल से प्राइसेस नीचे जाते हैं तो दैट इज अ डिफ्लेशनरी गैप, ऊपर जाते हैं तो दैट इज अ इन्फ्लेशनरी गैप। ठीक है, चलिए ये कुछ एमसीक्यूज हैं जो आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी और जब आप इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। सबसे पहले देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेशन, यानी कि उनके रीजन पे बेस्ड हम इसके टाइप्स को डिस्कस करेंगे। पहला आता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर किसी भी चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाए, डिमांड अगर इंक्रीज हो जाए तो उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं, इसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर दिवाली पे देखें या शादी सीजन में देखें तो गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है, गोल्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अगर नेक्स्ट आता है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। ये मॉनेटरी इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि अगर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स को, सेंट्रल बैंक अगर इंटरेस्ट रेट्स को कम कर दे, अगर वो इंटरेस्ट रेट्स को कम कर देता है तो इसकी वजह से क्या हो जाते हैं, लोन्स जो हैं वो चीप हो जाते हैं। चीप लोन्स की वजह से दीज लोन्स बिकम अट्रैक्टिव टू जनरल पीपल, और जब ये लोन्स जनरल जो आम जनता है अगर उनको ये अट्रैक्टिव लगते हैं तो लिक्विडिटी मार्केट के अंदर बढ़ जाती है, कैश फ्लो बढ़ जाता है, और इस कैश फ्लो के बढ़ने की वजह से लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा होता है ऑफर करने के लिए, एंड फर्दर प्राइसेस आर इंक्रीज्ड एंड वी सी अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइस लेवल्स। इसको हम कहते हैं मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मॉनेटरी इन्फ्लेशन के बाद जो थर्ड टाइप आता है वो आता है आपका कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन क्या होगा कि देखो कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी चाहे सपोज गुड्स है चाहे सर्विसेज हैं, इन गुड्स या सर्विसेज में आपके कुछ बेसिक फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल। अगर सपोज ये लैंड के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो जाए या लेबर के प्राइसेस में बढ़ोतरी हो जाए या कैपिटल आपको जो है अब पहले के मुकाबले ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट्स पे अवेलेबल हो रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, ये लैंड, लेबर और कैपिटल के इंक्रीज्ड प्राइसेस की वजह से जो ये गुड्स का प्रोडक्शन है वो हमें कॉस्टली पड़ जाएगा, वो हमें महंगा पड़ जाएगा, और इन इंक्रीज्ड प्राइसेस को जो है आप फिर फर्दर देखेंगे इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स के हिसाब से। ठीक है, तो इसको आप क्या कह देंगे, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जहां पे लैंड, लेबर और कैपिटल के कॉस्ट्स में बढ़ोतरी होने की वजह से जो फाइनल गुड है या जो फाइनल सर्विस है वो आपको एक इन्फ्लेशनरी गैप दिखाती है, और इस इन्फ्लेशनरी गैप को ही हम क्या कह देते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट फिर आपका आता है प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। ये भी एक कंपैरेटिवली एक बहुत नया टर्म है जो आजकल ही आप लोगों को न्यूज़पेपर्स में और इन सारी चीजों में देखने को मिलेगा। प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन क्या होगा, जहां पे जितने भी कैपिटलिस्ट बिजनेस ओनर्स होते हैं या जो भी आपके बड़े बड़े कॉर्पोरेट ओनर्स हैं या जो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर्स हैं, ये सब क्या करते हैं, एक मोनोपोलाइज कर लेते हैं उस बिजनेस को, कार्टेलाइजेशन कर देते हैं बिजनेस का अपना प्रॉफिट बढ़ाए रखने के लिए। जैसे आप लोगों को पता होगा 2013-14 में द सीमेंट इंडस्ट्री इन इंडिया, उनके ऊपर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने इस तरीके के एलिगेशंस लगाए थे, इस तरीके के उनके ऊपर इंक्वायरीज की गई थी, जहां पे देयर वर एविडेंसेस ऑफ कार्टेलाइजेशन, कि इन सीमेंट इंडस्ट्रीज ने कार्टेलाइज कर लिया था, कि ये तय कर लेते हैं कि सारा लैंड, लेबर, कैपिटल सारी चीजें मिलाने के बाद में जो फाइनल एक प्राइस निकल के आएगा उससे भी हम कहीं ज्यादा प्राइसेस पे बेचने वाले हैं चीजें, और ये सब सेलर्स मिलकर आपस में कार्टेलाइजेशन कर लेते हैं, जिससे होता क्या है, प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन आप लोगों को देखने को मिलता है। अपने प्रॉफिट्स को मैक्सिमाइज करने के लिए बिजनेस ओनर्स अगर उन प्राइसेस को बढ़ाए रखें और कम ना करें, दैट इज कॉल्ड द प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन आया है वो किस वजह से आया, क्योंकि ये जो कार्टेल थे या जो मोनोपोलिस्ट थे, इन्होंने अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए क्या किया, उनके प्राइसेस को बढ़ा दिया। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट पुश इन्फ्लेशन। नेक्स्ट आपका आता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे एक चार्ट की मदद से। एक सेकंड बस। ये आपका आता है इस वजह से बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, सपोज देयर वाज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से क्या होगा, जो आपके गुड्स हैं उनके प्राइसेस बढ़ गए हैं। अगर गुड्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं तो फॉर एग्जांपल जो मैं हूं, अगर मैं एक डेली वेज पे काम कर रहा हूं
और मेरी जो भी डेली वेज है, उस डेली वेज पे मैं अपने रोजमर्रा की जो भी जरूरत की चीजें हैं मैं उन्हें अफोर्ड नहीं कर पा रहा हूं, कि बिकॉज देयर इज अ जनरल इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ दिस गुड्स एंड कमोडिटीज, तो मैं क्या करूंगा, अब मैं वो हायर वेज डिमांड करूंगा। अब हायर वेज डिमांड करूंगा तो लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा, लेबर कॉस्ट बढ़ जाएगा तो याद करो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ जाएगा। अभी हमने डिस्कस किया था कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। तो आप समझ रहे हैं कि अगर इन्फ्लेशन आया, अगर इन्फ्लेशन आया तो इन्फ्लेशन की वजह से क्या हुआ कि गुड्स और कमोडिटीज के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ गए। इन गुड्स के प्राइसेस, बढ़े हुए प्राइसेस को अफोर्ड करने के लिए कोई भी लेबर जो होगा वो हाई वेज डिमांड करेगा। ये हाई वेज की वजह से क्या होगा कि कॉस्ट बढ़ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से फिर आपको एक और इन्फ्लेशन नजर आएगा, और उस इन्फ्लेशन को अभी हमने डिस्कस किया था, क्या कहते हैं, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। और ये एक विशियस साइकिल बन जाएगी इन्फ्लेशन की, है ना। इसको कहते हैं हम वेज प्राइस स्पाइरल के नाम से हम इसको जानते हैं, कि इन्फ्लेशन से गुड्स और प्राइसेस के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई, गुड्स और कमोडिटीज के प्राइसेस में जो बढ़ोतरी हुई, उसकी वजह से लेबर हाई वेज डिमांड करेगी, जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा और फर्दर और इन्फ्लेशन आता जाएगा, और ये एक साइकिल चलती जाएगी। दिस इज कॉल्ड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है। बिल्ट इन इन्फ्लेशन के बाद नेक्स्ट आता है रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल है। वॉर्स के टाइम पे गवर्नमेंट कुछ सर्टेन कमोडिटीज या फिर राशनिंग की वजह से, या फिर नेसेसरी गुड्स और जो नेसेसरी आइटम्स होते हैं, क्योंकि उन्हें वॉर एफर्ट्स के लिए वो भेजने होते हैं, तो उनके प्राइसेस को बढ़ा देती है। इसी को हम रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन बोलते हैं। कई बार गवर्नमेंट अपने वॉर एफर्ट्स को फंड करने के लिए भी प्राइसेस को बढ़ा देती है, इसको हम रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है। रिप्रेस्ड इन्फ्लेशन के बाद नेक्स्ट आपका आता है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन दो टर्म से मिलकर बना है, एंड दीज टू टर्म्स आर, ठीक, स्टैगफ्लेशन। तो स्टैगफ्लेशन की अगर हम बात करें तो ये दो टर्म से मिलकर बना है। पहला है इन्फ्लेशन और दूसरा है स्टैग्नेंट इकोनॉमी। तो जब इकोनॉमी की ग्रोथ जो है वो स्टैग्नेंट हो जाए, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी बरकरार रहे, लेकिन साथ में इन्फ्लेशन भी बरकरार रहे, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैगफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रुकी हुई है और इन्फ्लेशन भी बरकरार है, इसी को हम कहते हैं स्टैगफ्लेशन। और आज के मॉडर्न एरा में, इस 21st सेंचुरी में, अगर इकोनॉमी के लिए एक पैरासाइट है तो वो है ये स्टैगफ्लेशन। इंडिया भी इससे 2019 से 2021 तक गुजरा है स्टैगफ्लेशन से। स्टैगफ्लेशन के अंदर इकोनॉमी की ग्रोथ है जो है वो भी स्टैग्नेंट हो जाती है, और साथ साथ में अगर आप देखें इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स भी बरकरार रहते हैं इकोनॉमी में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो आपका आता है वो आता है स्क्यूफलेशन। अब स्क्यूफलेशन का मतलब क्या है? स्क्यूफलेशन वो है जो आज अभी चल भी रहा है मार्केट में, कि एक प्रोडक्ट है ए, बी, सी, डी, ई और एफ। सपोज ये हमारे पास ये सारे प्रोडक्ट्स हैं, इनमें से इनके प्राइसेस में कोई खास बढ़ोतरी ना हो, जो जनरल ट्रेंड है इन्फ्लेशन का वही ऑब्जर्व किया जाए। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। डी के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, ई के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए, एफ के प्राइसेस भी ठीक ठीक बढ़ रहे हैं। तो आप स्क्यूफलेशन क्या कहते हैं? स्क्यूफलेशन में सारे गुड्स और कमोडिटीज के प्राइसेस में इंक्रीज आपको नहीं देखने को मिलता है। कुछ एक सर्टेन कमोडिटीज है जिनका प्राइस अगर बढ़ जाए तो ही हम उसको क्या बोलते हैं, स्क्यूफलेशन। जो कि सपोज फॉर एग्जांपल टोमेटोज दीज डेज, है ना, तो इसको आप क्या कह देंगे, स्क्यूफलेशन। स्क्यूफलेशन में कुछ सर्टेन आइटम्स के प्राइस ही बाकी कमोडिटीज के मुकाबले बहुत बढ़ जाते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्क्यूफलेशन बोलते हैं। चलिए, स्क्यूफलेशन के बाद नेक्स्ट आपको मिलता है हेडलाइन इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब क्या है कि ये वो आप इसको समझे, अभी तक हमने बहुत कुछ पढ़ा, हमने स्क्यूफलेशन पढ़ा या बाकी के जितने भी हमने इन्फ्लेशन के टाइप्स पढ़े, अगर सारी की सारी जरूरत की चीजों में ही अगर आपको इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स देखने को मिले तो ही हम उसको क्या कह देते हैं, टोटल हेडलाइन इन्फ्लेशन कह देते हैं। ठीक है। तो हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होता है, जहां पे सारी कमोडिटीज, मोर और लेस सारी कमोडिटीज के ही इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को आप ऑब्जर्व करते हैं और देखा जाता है कि सभी के जनरल प्राइस लेवल्स में एक इंक्रीज आपको देखने को मिला है, दैट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन। अगर हम मैथमेटिकली देखें तो हेडलाइन इन्फ्लेशन होता है कोर इन्फ्लेशन प्लस नॉन कोर इन्फ्लेशन। तो इसीलिए हम सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन में उन कमोडिटीज की बात की जाती है जिनके प्राइसेस जनरली नहीं बढ़ते हैं। कोर इन्फ्लेशन का मतलब है ऐसे कमोडिटीज के प्राइसेस में इंक्रीमेंट देखने को मिलना जिनके प्राइसेस अदरवाइज बहुत स्टेबल रहते हैं। अगर ऐसी कमोडिटीज के प्राइसेस भी बढ़ने लगे
तब हम उसको क्या कहते हैं, कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन का मतलब बहुत सीधा सीधा ये होगा कि यहां पे केवल उन आइटम्स के इन्फ्लेशनरी ट्रेंड्स को ऑब्जर्व किया जाता है, स्टडी किया जाता है, जिनके प्राइसेस जनरली जनरली नॉर्मल रहते हैं, स्टेबल रहते हैं। ठीक है, दैट इज कोर इन्फ्लेशन। ठीक है, इसमें ऑब्वियसली हम फूड और फ्यूल को नहीं काउंट करते हैं, क्योंकि आपको तो पता होगा फ्यूल जो है जियोपॉलिटिक्स की वजह से जिसके प्राइसेस ऊपर नीचे जाते रहते हैं, और फूड जो है अकॉर्डिंगली उसकी सप्लाई मॉनसूनल और बहुत सारी और चीजों पे डिपेंड करती है, तो फूड और फ्यूल को हम इसमें इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम चले तो नेक्स्ट आपको देखने को मिलता है क्या, रिफ्लेशन। रिफ्लेशन में क्या होगा कि नेशनल इनकम भी इंक्रीज हो, नेशनल इनकम के इंक्रीज होने के साथ साथ एम्प्लॉयमेंट में भी इंक्रीमेंट आपको देखने को मिले, यानी कि ओवरऑल इकोनॉमी में एक जनरल ग्रोथ अगर आप ऑब्जर्व करें और उस जनरल ग्रोथ के साथ साथ अगर प्राइसेस इंक्रीज हो, तब उसको हम कह देते हैं रिफ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर कोविड आपने कोविड के बाद देखा होगा कि इंडियन इकोनॉमी या फिर पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है बहुत बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई थी कोविड की वजह से, और आपको एक जनरल स्लो डाउन देखने को मिला था पूरे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, पूरे ग्लोबल इकोनॉमिक वर्ल्ड के अंदर। फिर फर्दर जब हम इन लॉकडाउन से और इन सारी चीजों से जब हम बाहर आए, तो हमने देखा कि इकोनॉमी फिर से ट्रैक पे वापस आई और साथ साथ में आपको जनरल इन्फ्लेशन भी देखने को मिला। तो ये जो इन्फ्लेशन होता है दैट इज अकंपनीड बाय द इंक्रीज इन नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड जनरल ग्रोथ, इसको हम कह देते हैं रिफ्लेशन। रिफ्लेशन is a sign of economic recovery after a very deep slowdown or after a repressed inflation। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन इस वजह से आता है जहां पे स्ट्रक्चर के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर अगर आपको कोई समस्याएं मिले, अगर इंफ्रास्ट्रक्चरल रिजिडिटीज हैं या स्ट्रक्चरल रिजिडिटीज हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ये मान के देखिए कि माउंटेनियस रीजन्स हैं, तो वहां पे आपको जो भी जनरल कमोडिटीज मिलती हैं वो प्लेन्स के मुकाबले थोड़ा सा आपको प्राइसेस में ऊपर नीचे वहां पे देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन गुड्स एंड सर्विसेज का मूवमेंट यानी कि इनका लॉजिस्टिक्स वहां पे महंगा पड़ता है, और ये लॉजिस्टिक्स क्योंकि वहां पे महंगा पड़ जाता है, इस वजह से ओवरऑल जनरल प्राइस लेवल्स में एक इंक्रीज देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसको आप क्या कह देते हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं इन्फ्लेशन के टाइप्स बेस्ड ऑन द क्वांटम और बेस्ड ऑन द स्पीड, कि किस लेवल से जो है वो प्राइस ऊपर नीचे जाते हैं। पहला आता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन। क्रीपिंग का मतलब क्या होता है, रेंगना, है ना। तो ये इन्फ्लेशन वो है जो अराउंड 4% के आसपास रहता है, यानी कि पिछले साल 100 रुपए प्राइस था, इस साल बढ़ के 104 हो गया, तो 4% का इंक्रीज आपको देखने को मिला, तो दिस इज कॉल्ड अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन। ये एक आइडियल रेट ऑफ इन्फ्लेशन माना जाता है ना। नेक्स्ट आता है वॉकिंग, कि रेंगने से अब वो वॉक करने लगा है, ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन हो गया है, जहां पे रेट जो है 4% से लेके और करीबन 9% तक रहे, हम इसको वॉकिंग या ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन कह देते हैं। यहां पे आज सच कोई परेशानी नहीं होती। हाँ, एक जनरल इन्फ्लेशनरी ट्रेंड है जो कि रिक्वायर्ड लेवल से ज्यादा है, हम उसे कम करने की कोशिश जरूर करते हैं, फिर से 4% पे लेके आने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद में अगर ये इन्फ्लेशनरी रेट्स 2 डिजिट के अंदर आ जाए, डबल डिजिट के अंदर अगर ये इन्फ्लेशनरी रेट हो जाए, यानी कि 10%, 12%, 20%, 50% पे अगर ये चला जाए, तो हम इसको रनिंग इन्फ्लेशन कह देते हैं। नेक्स्ट और फाइनल फिर आपका आता है गैलोपिंग या फिर हाइपर इन्फ्लेशन। ये जो है बहुत ही ज्यादा अगर 3 डिजिट या 4 डिजिट परसेंटेज में अगर जनरल प्राइस लेवल्स में अगर आपको इंक्रीज देखने को मिले, तो इसको हम गैलोपिंग इन्फ्लेशन या फिर हाइपर इन्फ्लेशन भी कह देते हैं, जो आपको वेनेजुएला में देखने को मिला, जो आपको बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज में आए दिन देखने को मिलता है। फिर इसके बाद में एक ही सोल्यूशन होता है कि आप नई करेंसी ही लॉन्च कर दो, क्योंकि आपकी पुरानी करेंसी जो है इन्फ्लेशन की वजह से इतना नीचे जा चुकी है कि ये इनफैक्ट आपने जर्मनी में या बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में भी देखा होगा, वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान। आप कुछ फोटोज गूगल करना, जहां पे वर्ल्ड वॉर में यूरोपियन कंट्रीज अगर आप देखें तो उनके आप फोटोज गूगल करिएगा, वहां पे बच्चे नोटों की पतंग बना के उड़ा रहे थे, क्योंकि अब उन नोट्स की कोई वैल्यू नहीं रह गई थी। एंड दिस वॉज द हाइपर इन्फ्लेशन कॉज्ड बाय वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो दिस वॉज हाइपर इन्फ्लेशन एंड द टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन क्वांटम। ठीक है, तो मोरलेस हमने इन्फ्लेशन के सारे टाइप्स का, सारे इंपॉर्टेंट टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। हमने सारे मेजर इकोनॉमी के अंदर होने वाले सारे मेजर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन को हमने डिस्कस किया है। जितनी भी टर्म्स थी उससे रिलेटेड उन सभी को हमने समझने की कोशिश की है, टोमेटोज का एग्जाम्पल लेके या फिर और चीजों का भी एग्जाम्पल लेके। ठीक है, इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम फर्दर बिल्ड करेंगे आगे की इकोनॉमी की क्लासेस में। ठीक है, चलिए तो आज हम इस टॉपिक को यहीं पे खत्म करते हैं एंड
लेट्स होप आप लोगों को ये चीज सारे टॉपिक्स समझ आए होंगे इन्फ्लेशन को लेके। आप इसमें अगर सप्लीमेंट्री स्टडी करना चाहें तो क्लास 12th या क्लास 11th तमिलनाडु बोर्ड की इकोनॉमी की कोई भी बुक उठा सकते हैं और वहां पे इन्फ्लेशन वाला चैप्टर आप अपना खत्म कर सकते हैं, साथ में इन नोट्स के साथ आप बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच।